लोक लेखा समिति संसद की एक समिति है जो भारत सरकार के राजस्व और व्यय के अंकेक्षण के प्रयोजन के लिए गठित की जाती है। लोकसभा करदाताओं के पैसे की बहुत बड़ी धनराशि के खर्च की मंजूरी देने के बाद करदाताओं के हित में इस बात का ध्यान रखती है कि उचित समय पर ब्यौरेवार हिसाब दिए जाएं कि वो पैसा किस प्रकार खर्च किया गया है। लोकसभा इस बात की भी जांच करती है कि उसने जिन धनराशियों के खर्च की मंजूरी दी थी वो उन्हीं प्रयोजनों के लिए खर्च हुई हो। पीएसी हमारे देश के संसदीय गणतंत्र की सबसे पुराने एक प्रतिष्ठान है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। इसकी शुरुआत हुई थी 1921 में ब्रिटिश हुकूमत के समय, जब ब्रिटिश ने खुद एक आर्थिक जो हमारा ढांचा थे उसमें संस्कार लाने के लिए मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड की रिकमेंडेशन पर पहले ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाया गया था। लक्ष्य ये था कि सरकार की पैसा कैसे खर्चा होते हैं इसका ऊपर सर्वदा नज़र रखी जाए और कहीं कोई गलती हो तो इसको रोका जाए। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एक बहुत महत्व की कमेटी, सबसे महत्व की कमेटी मैं कहूँगा अगर कोई है तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है। यहाँ पे हमारे देश में अगर जो भी काम हुआ है उस काम को अगर पब्लिक मनी को चेक एंड बैलेंस कोई करता है तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी करती है। 4 दिसंबर और 5 दिसंबर को एक बड़े पैमाने पे हमारे वहाँ ये सेंचुरी सेलिब्रेशन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का होगा। और सिर्फ हमारे देश में नहीं, हमने कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन जो है सीपीए, वो सारे सीपीए देश के मेंबर्स को भी इनवाइट किया हुआ है। माने सिर्फ ये इवेंट हमारे देश के लिए नहीं पर कॉमनवेल्थ के सारे कंट्रीज के लिए भी एक बहुत बड़े महत्व की इवेंट ये बनने जा रही है। लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी C&AG की लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को संसद में रखे जाने के बाद इसकी विस्तृत जांच करना है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जांच के दौरान समिति की सहायता करता है। समिति का मुख्य कार्य ये पता लगाना है कि क्या संसद द्वारा दी गई धनराशि सरकार द्वारा मांग के दायरे में खर्च की गई है या नहीं। ये एक कमेटी है जो पार्लियामेंट जब से बनी है और तब से ये कमेटी काम कर रही है। और मेरे ख्याल से जो हमारे जो इंडिपेंडेंस के पहले भी ये कमेटी थी और ये कमेटी काम कर रही थी। और जब ब्रिटिश इंडिया थे तो ब्रिटिश इंडिया के जो कार्यकर्ता है वो ही पहले चेयरमैन रहे और लगातार 100 साल ये काम करता रहा है। हर साल नए कमेटी आते हैं और कमेटी का जो है नए नए विषय लिए जाते हैं और CAG का रिपोर्ट जो भी आता है उसके पूरी तौर से विचार विमर्श किया जाता है उस पर और अपने जो प्रतिवेदन हम लोग उसको पार्लियामेंट को देते हैं। लोक लेखा समिति में अधिकतम 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य संसद के निचले सदन लोकसभा द्वारा चुने जाते हैं और संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा स्पीकर द्वारा की जाती है। सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। वर्तमान पीएसी की अगुवाई लोकसभा के वरिष्ठ सांसद अधीर रंजन चौधरी कर रहे हैं। हमारे इस देश के अंदर सरकार क्या काम करती है, कैसे काम करती है, हमारी जिस प्रकार से पैसा जो है बजटिंग कैसे होता है, बजट कैसे जो है खर्च किया जाता है अलग अलग मिनिस्ट्रीज में, अलग अलग डिपार्टमेंट में, उसको ओवरसी करने के लिए कि वो ठीक से पैसा जो है वहाँ खर्च किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। हमारे देश में 1921 में एक कमेटी का गठन किया गया जिसको हम PAC बोलते हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बोलते हैं। उसके बाद हमारा जो है जब हमारा नया संविधान आया 1950 के अंदर
इसको एक पार्लियामेंट्री कमेटी बना दिया गया, जो हमारे माननीय अध्यक्ष हैं, ऑनरेबल स्पीकर हैं, उनके अंडर में ये कमेटी काम करती है। इस कमेटी के अंदर 22 सदस्य हैं, 15 लोकसभा से आते हैं और 7 जो हैं वो राज्यसभा से आते हैं। लोक लेखा संबंधी प्रथम समिति 1921 में मोंटेग चेम्सफोर्ड सुधारों के अंतर्गत स्थापित की गई थी और उस समय वित्त सदस्य समिति के सभापति हुआ करते थे। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने से यह समिति संसदीय समिति बन गई, जो लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में कार्य करती है और इसका एक गैर सरकारी सभापति होता है। जब हमारा संविधान बनी उसके बाद ये पीएसी पार्लियामेंट की अख्तियार में आ गए, पार्लियामेंट की सिस्टम की दायरे में आ गए और स्पीकर ये हमारे सर्वोच्च स्पीकर की हाथ में आ गए, सारे कमेटी उसके साथ पीएसी भी। लेकिन पीएसी में भी उस समय जो चेयरमैन बनते थे वो सरकार की वित्त मंत्री बनते थे। उसके बाद सरकारी पक्ष मतलब सरकार पक्ष की कोई मेंबर स्पीकर की चाहत पर पीएसी की चेयरमैन बनते थे। लेकिन 1967 के बाद 1967 के बाद इंदिरा जी को ऐसा लगा कि नहीं, हमें विपक्ष को यह मौका देना चाहिए, क्योंकि अगर विपक्ष को यह मौका दिया जाए तो हमारी आर्थिक ढांचा और मजबूत होगी, क्योंकि सरकार की लोग रहे तो हो सकता कहीं कोई कमजोरी पैदा हो, लेकिन विपक्ष की तरफ से अगर इसकी जिम्मेवारी सौंपा जाए तो ये और ज़्यादा कारगर साबित होगी। तो उससे ही ये परंपरा चलते आए हैं कि विपक्ष की एमपी ने इस कमेटी को चेयरमैन बनते हैं। साल 1921 में पीएसी के गठन के बाद इसके पहले सभापति WM हेली बने। 1921 से 2021 के बीच कई भारतीय नेताओं ने समिति के सभापति के तौर पर कार्यभार संभाला, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और PV नरसिम्हा राव भी शामिल रहे। 1921 में इसका शुरुआत हुई थी। आज 2021 मतलब 100 साल बीत चुके हैं और ये 100 साल में हमारा जो उपलब्धियां हैं, हमारा जो कार्यकारिता है, हमें जो सफलता मिली है, ये सारे चीज़ को सामने रखते हुए मंथन होगी और अगले दिन और इसको चूस दुरुस्त करने के लिए हम विचार विमर्श करेंगे। इसलिए सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि कॉमनवेल्थ की कंट्रीज़ को भी हम न्योता दिए हैं, हर प्रांतों की जो पीएसी है, क्योंकि पीएसी से हमारे पार्लियामेंट में नहीं हर लेजिस्लेचर पे पीएसी है, उनका चेयरमैन को, स्पीकर साहब को, सबको हम बुलाए हैं, न्योता दिए हैं कि सब आए, विचार विमर्श करे, चर्चा करे, आपस में बातचीत करे, अपना बात रखे। क्योंकि पीएसी के ऐसा कमेटी होते हैं जिसमें कोई डिसेंट नोट नहीं डाला जाता। इसका मतलब यह है कि हर चीज़ जो होते हैं सर्वसम्मति से। इसलिए पीएसी में चाहे वो सरकार पक्ष हो चाहे विपक्ष पक्ष हो, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता। सबको निगाह इसमें रहते, सबको विचार इसमें रहते कि हम इस प्रतिष्ठान को और चूस दुरुस्त करें और जो आम जनता की पैसा को किसी हालत में बिना कोई ठोस बजाय खर्चा हो, पार्लियामेंट में जो पैसा मांगा जाता है उस पैसा खर्चा हो, एनुअल फाइनेंस को देखा जाता, पैसा कैसे खर्चा होता
उसका नतीजा क्या निकला वो भी हम देखते हैं। बीच में हमारा CNA जी रहते हैं। CNA जी के साथ हमारा रिश्ता वैसा ही है, एक फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड की, हमें बहुत मदद करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज़ CNA जी ही कर देते हैं, हमारा भी अलग से हम बहुत सारे फैसला ले सकते हैं, लेकिन CNA जी ज़्यादातर सबसे ज़्यादा हमें मदद करते हैं। हमें CNA जी के ऊपर, CNA जी की जो सर्वेक्षण रहते हैं, CNA जी को जो ऑब्जर्वेशन रहते हैं, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा निर्भर करते हैं और इस तरीके की हम चलते हैं। मतलब आम लोगों की जेब की पैसा है ये। आम लोगों की जेब की पैसा किस लिए सरकार मांगे हैं, मांगने के बाद कितना दिया गया, कितना खर्चा हुई, खर्चे में जो सरकार की मकसद थी वो मकसद मुताबिक काम बन पाए या ना पाए, सब कुछ हम देखते हैं। समिति के अध्यक्ष पद को कई महत्वपूर्ण शख्सियतें सुशोभित कर चुकी हैं, जिनमें प्रमुख हैं श्री R. वेंकटरमन, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री PV नरसिम्हा राव। लोक लेखा समिति का गठन अब लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 308 के अंतर्गत हर साल किया जाता है। लोक लेखा समिति के कार्यक्षेत्र में भारत सरकार के व्यय और वार्षिक वित्त लेखाओं की जांच करना है, भारत सरकार के विनियोग लेखाओं और नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करना है और किसी वित्तीय वर्ष के दौरान लोकसभा द्वारा अनुदत्त राशि से अधिक व्यय किया गया है तो समिति द्वारा उसे जांचा जाता है। लोक लेखा समिति का एक महत्वपूर्ण कार्य ये पता लगाना है कि क्या संसद द्वारा मंजूर धन सरकार ने मांग के अनुसार खर्च किया है। एक तरफ लोक लेखा समिति अपना शताब्दी वर्ष मनाने जा रहा है, इससे यह भी पूरे विश्व के सामने एक संदेश जा रहा है कि भारत की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी या भारत की का लोकतांत्रिक ढांचा आज निरंतर मजबूत हो रहा है कि जिस तरह से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1921 में जब इसका गठन किया गया तो उस समय तत्कालीन ब्रिटिशर्स ने ये सोचा होगा कि हमें सरकार चलाने में जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है उसको मेंटेन करने के लिए किया होगा। लेकिन उसके बाद एक मांडगेव चेम्सफोर्ड की एक रिफॉर्म्स आया, सुधार आया कि ये और क्या कर सकती है। तो उस सुधार के बाद फिर इसमें 1960 में फिर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बन गई और ये परमानेंट कमेटी है, क्योंकि जो भी संविधान, भारत के संविधान में ये उल्लेख है कि जो CNG कंट्रोलर ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया जिस चीज़ के भी ऑडिट करने के बाद किसी भी मंत्रालयों के, उन मंत्रालयों को अगर रेफ़र करते हैं तो स्पीकर साहब इस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को रेफ़र करते हैं और फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उस पर जो CNG की रिपोर्ट है उसके आधार पे एविडेंसेज बुलाती है, जो हैं उनके एविडेंसेज के आधार पे फिर अपने रिपोर्ट्स को तैयार करती है और वो रिपोर्ट्स पे निश्चित तौर से उनको मंत्रालयों को एड्रेस करना होता है। जो जिस चीज़ पे ऑडिट की ऑब्जेक्शंस आती हैं और जब तक ऑडिट ऑब्जेक्शंस या पैरा ऑडिट नहीं उसको सेटिस्फाइड करते हैं तब तक इस पे एविडेंसेज होती हैं और ये इशू चलता रहता है। लोक लेखा समिति का सभापति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा समिति के लोकसभा के सदस्यों में से नियुक्त किया जाता है। लोक लेखा समिति में कोई मंत्री सदस्य निर्वाचित नहीं किया जाता है और अगर कोई सदस्य मंत्री नियुक्त होता है तो वो ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहेगा। समिति के सदस्यों की पदावधि 1 साल से अधिक नहीं होती है। लोक लेखा समिति द्वारा किसी विषय की जांच पूरी किए जाने के बाद समिति एक प्रतिवेदन के रूप में अपनी सिफारिशें तैयार करती है और संसद सत्र के दौरान संसद में प्रतिवेदन को प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के बाद इसकी प्रतियां संबंधित मंत्रालय को भेजी जाती है, जिसे प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के 6 महीने के भीतर सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के संबंध में लोकसभा सचिवालय को जानकारी देनी होती है।
16वीं लोकसभा के दौरान लोक लेखा समिति की सिफारिशों के क्रियान्वयन संबंधी एक उप समिति गठित की गई थी, जिसका कार्य सिफारिशों के क्रियान्वयन की समीक्षा करना होता है। हम जब देते हैं कुछ तो सरकार हमारी बात पे एक्शन टेकन नोट भेजते हैं कि ये कर रहे हैं, फिर हम एक्शन टेकन रिपोर्ट बनाते हैं, सीएनजी देखते हैं, मैं देखते हैं, मतलब पीएससी देखते हैं, फिर अगर कहीं कमी लगे फिर हम दोबारा भेजते हैं, अगर वो फिर दोबारा भेजे तो फिर हम उस पर छानबीन करते हैं। इस तरीके की ज़रूरत पड़े तो बार बार हम ये करते रहेंगे जब तक हमें ये महसूस ना होगा कि ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक चलता है। और अगर कुछ खामियां रहे तो उसके खिलाफ भी सरकार कदम उठाए, ये भी हमारा मांग रहते हैं, हमारा अनुशंसा रहते हैं। और हम जो रिकमेंड करते हैं उसका अनुपालन होता ही या नहीं, वो देखने के भी एक कमेटी हम बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन, वो भी होता ही या नहीं, ये भी हम देखते हैं। कुल मिलाकर ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए कि 80-90% हमारा जो अनुशंसा रहते हैं, हमारा जो हमारी तरफ से जो बात रखी जाती है, जो मांग रखी जाती है, वो सारे सरकार को मानना पड़ता है। इसलिए इसका बड़ी कदर है। हम ज़रूरत पड़े तो कहीं जगह अगर देखें कि इसमें कोई धांधली हुई है, हुआ भी हम हस्तक्षेप कर सकते हैं, ऐसा नहीं। तो बिल्कुल ये एक बड़े ताकतवर एक कमेटी है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एक ऐसा कमेटी है जिसके जरिए पार्लियामेंट अकाउंटेबल करता है गवर्नमेंट को, एंड थ्रू पार्लियामेंट लोगों के पास सरकार उत्तरदायी रहता है, अकाउंटेबल होता है, एंड दैट इज़ द मेजर फंक्शन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो उसको रिपोर्ट सबमिट करते हैं, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इज़ ए ऑल पार्टी कमेटी जिसमें राज्यसभा के मेंबर भी होते हैं, लोकसभा के मेंबर भी होते हैं, और इस हिसाब से ये मिनी पार्लियामेंट है जिसकी ये पूरा चर्चा करती है। तीसरी लोकसभा से समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा कार्रवाई की जाने लगी। तीसरी लोकसभा में समिति द्वारा 1997 सिफारिशें की गईं, जिनमें से 973 स्वीकारी गईं, यानी मान्य सिफारिशों का प्रतिशत 48.72 रहा। चौथी लोकसभा में समिति ने 3071 सिफारिशें की, जिनमें से 1949 सिफारिशें स्वीकार की गईं, यानी मान्य सिफारिशों का प्रतिशत 63.46 था। पांचवी लोकसभा में समिति ने 4102 सिफारिशें की, जिनमें से 2646 सिफारिशें मंजूर हुईं, यानी मान्य सिफारिशों का प्रतिशत 64.50 था। छठी लोकसभा में समिति ने 2926 सिफारिशें की, जिनमें से 1418 सिफारिशें मंजूर हुईं, यानी मान्य सिफारिशों का प्रतिशत 48.46 रहा। सातवीं लोकसभा में समिति ने 2221 सिफारिशें की, जिनमें से 1451 सिफारिशें मंजूर हुईं, मान्य सिफारिशों का प्रतिशत 65.63 था। आठवीं लोकसभा में समिति ने 1590 सिफारिशें की, जिनमें से 943 सिफारिशें मंजूर हुईं, यानी मान्य सिफारिशों का प्रतिशत 59.30 था। नौवीं लोकसभा में समिति ने 385 सिफारिशें की, जिनमें से 220 मंजूर हुईं, यानी मान्य सिफारिशों का प्रतिशत 57.14 था। 10वीं लोकसभा में समिति ने 1091 सिफारिशें की, जिनमें से 658 मंजूर हुईं, यानी मान्य सिफारिशों का प्रतिशत 60% रहा। 11वीं लोकसभा में समिति ने 156 सिफारिशें की, जिनमें से 106 मंजूर हुईं, मान्य सिफारिशों का प्रतिशत 67.95 रहा। 12वीं लोकसभा में समिति ने 88 सिफारिशें की, जिनमें से 39 सिफारिशें मंजूर हुईं, यानी मान्य सिफारिशों का प्रतिशत 44.32 था।
13वीं लोकसभा में समिति द्वारा 436 सिफारिशें की गईं, जिनमें से 307 स्वीकारी गईं, यानी मान्य सिफारिशों का प्रतिशत 70.41 था। 14वीं लोकसभा में समिति ने 629 सिफारिशें की, जिनमें से 448 मंजूर हुईं, यानी मान्य सिफारिशों का प्रतिशत 71.22 रहा। 15वीं लोकसभा में समिति ने 697 सिफारिशें की, जिनमें से 530 मंजूर हुईं, यानी मान्य सिफारिशों का प्रतिशत 76% रहा। 16वीं लोकसभा में समिति ने 939 सिफारिशें की, जिनमें से 718 स्वीकारी गईं, यानी मान्य सिफारिशों का प्रतिशत 76% रहा। और 17वीं लोकसभा में अब तक समिति ने 302 सिफारिशें की हैं, जिनमें से 221 मंजूर हुई हैं, यानी मान्य सिफारिशों का प्रतिशत 73% रहा। लोक लेखा समिति के विचाराधीन मामलों को कोई भी सदस्य संसद की कार्रवाई के दौरान उठा नहीं सकता। लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों पर सामान्यतः संसद में चर्चा नहीं की जाती है। संसदीय लोकतंत्र की सबसे बड़ा मकसद ये रहते कि हर चीज में चेक्स एंड बैलेंस रहते। खुली छूट किसी को नहीं दिया जाना चाहिए। अगर सबको किसी को अगर खुली छूट दिया जाए तो लोकतंत्र बचेगा नहीं। तो ये मान लीजिए एक चेक्स एंड बैलेंस है, जो मतलब ट्रैफिक में खड़ा होके भाई तुम बाएं चलो तुम दाएं चलो, क्योंकि एक्सीडेंट ना हो, किसी की मौत ना हो, फिर भी हम संभालने के काबिल हो, ये हम करते हैं। हम ये ट्रैफिक को संभालते हैं। मान लिए पैसा आते हैं, ये भी एक ट्रैफिक है। सरकार की कोष से जाते हैं, कहाँ जाते हैं वो भी एक ट्रैफिक है। बाएं जाती है दाहिना जाते हैं वो भी एक ट्रैफिक है। हम बीच में खड़ा होके हमें हर वक्त हम देखते हैं कि सरकार जो आम लोगों की जो कोष की मांग करते हैं सदन के अंदर, वो आम लोगों की पसीना निकालते हुए कोष जो बनाए हैं, खून पसीना निकालते हुए जो गरीब कमाई से ही हमारे देश की कोष बनते हैं। ये कोई किसी की ये विरासत नहीं, किसी की जेब की पैसा नहीं, सारे आम लोगों की पैसा है। पब्लिक फंड मतलब आम लोगों की पैसा, आम लोगों की खून पसीना बहा के सरकार को पैसा देते हैं। इस पैसा को बेजा इस्तेमाल हमें बिल्कुल मान्यता नहीं है। हम बिल्कुल इसको रोकने का हर संभव प्रयास करते हैं, जितने असला हमारे पास है। लोक लेखा समिति कार्यपालिका पर संसद के नियंत्रण को कार्यान्वित करती है।